हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम जेबी गुप्ता के पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने वीडियो अपलोड कर दिए। आप देखना चाहें तो आपको समझ में जो कम समझ में आया उसे आप देख सकते हैं। अब हम एक या दो तीन वीडियो ऐसे डालेंगे जिसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरव्यू रहेगा। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं वो डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलिए हम ओवरव्यू आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये दिखाया हुआ है। ये हमारा क्या है ना कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो एक सिंपल लाइन डायग्राम होता है जिसे सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे हमारा पावर प्लांट लगा होता है, ये वाला। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन पे लगा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, जो जनरेटिंग स्टेशन पे ट्रांसफार्मर होता है वो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है और वो स्टेप अप होता है। बाकी जितने ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सारे क्या होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 132 kV ट्रांसमिशन लाइन है। 132 kV या यहाँ पे 11 kV मान लीजिए हम जनरेट किए, 11 kV से ट्रांसफार्मर लगा के 11 kV से 132 kV या 220 kV या 400 kV में क्या किए, स्टेप अप कर दिए। फिर हम क्या किए, ट्रांसमिशन सिस्टम में इसको स्टेप डाउन करेंगे दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के, जो आएगा हमारा सब स्टेशन या बोल सकते हैं कि 66 kV वोल्टेज लेवल है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये हमारा जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन है और ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन है और ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिए हमारा कौन क्या है, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन है और ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन है और ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमारा 400 kV, 220 kV, 132 kV इतने वोल्टेज आते हैं। और अगर 400 kV से ऊपर भी जैसे 756 kV जो भी वोल्टेज आते हैं, 750 kV, उनको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन में लेंगे। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो 66 kV आता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कभी कभी 66 kV और 132 kV दोनों सेकेंडरी ट्रांसमिशन में दिया रहता है, तो वो भी सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 66 से 33 kV या 11 kV में करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 33 और 11 kV जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 400 वोल्ट या 230 वोल्ट होता है। तो दोस्तों इस सिंगल लाइन डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन का 132 kV, 220 kV, 400 kV या 400 kV से ऊपर। सेकेंडरी ट्रांसमिशन का क्या है, 66 kV या 132 kV। और उसके बाद जो हमारा ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका है 33 kV, 11 kV। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो 400 वोल्ट और 230 वोल्ट है। दोस्तों ये सिंगल लाइन डायग्राम है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा। तो इसलिए मैंने सिंगल लाइन डायग्राम से आपको समझा दिया है कि कैसे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है या वोल्टेज या करंट को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है पावर सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज को मैक्सिमम रखा जाता है और करंट को मिनिमम रखा जाता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं पावर का, P बराबर VI cos phi। दोस्तों हम इससे देखेंगे अगर हम P को कांस्टेंट कर दें तो I क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/B cos phi। दोस्तों हम यहाँ से ये देखेंगे कि अगर वोल्टेज और पावर फैक्टर की वैल्यू अधिक रहेगी तो हमारा करंट की वैल्यू कम रहेगी, और करंट की वैल्यू कम रहेगी तो कंडक्टर का जो साइज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो कम से कम होगा, जिससे हमारी लागत कम आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज को हमेशा हाई रखते हैं, पावर फैक्टर को
हाई रखते हैं और करंट को क्या रखते हैं, लो रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन पावर। तो इसी फार्मूले से हमारा जो होता है वो निकलता है। तो पहला कह रहा है पावर लॉस इन द लाइन इज इनवेरिएबली प्रोपोर्शनल टू सिस्टम वोल्टेज। जो मैंने बताया है पावर लॉस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ। अब पावर लॉस क्या होता है, हम एक फार्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर आर से अगर हम फाइंड करें, आई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आई बराबर, तो यहाँ से तो हम क्या रखेंगे 1/v² cos फाई का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो गया, पावर लॉस इज लाइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम वोल्टेज एंड द पावर फैक्टर बोथ। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट दिया है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द सिस्टम वोल्टेज। अब दोस्तों कह रहा है जब सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो जाता है। तो कैसे कम होता है, फार्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है दोस्तों, V इज इक्वल टू आई आर। अब दोस्तों I की वैल्यू जितना कम होगी वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/V। अब V की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम से कम होगा। तो दोस्तों इसलिए कह रहा है कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द सिस्टम वोल्टेज। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3 की। दोस्तों ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वेट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल फॉल द लाइन विल बी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। दोस्तों कह रहा है वेट ऑफ कंडक्टर। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा इसको समझना है कि अगर कंडक्टर मोटा रहेगा तो हमारा कंडक्टर का वेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो वोल्टेज हाई रखेंगे तो कंडक्टर क्या रहेगा, पतला रहेगा, क्योंकि करंट कम लगेगी। इसलिए ये कह रहा है वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल जो होता है वो लाइन विल भी डिक्रीज हो जाएगा अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, सप्लाई वोल्टेज और पावर फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंडक्टर का वेट घट जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की। पॉइंट 4 कह रहा है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। दोस्तों जब हमारा लॉसेज कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेज हो गया और आई आर लॉसेज हो गया, जब ये दोनों लॉसेज कम होंगे तो हमारा जो ट्रांसमिशन की इफिशियंसी है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज इंक्रीज करने से ये सब लॉसेज कम हो रहे हैं। तो इन्हीं लॉसेज कम होने की वजह से इफिशियंसी बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाने से इफिशियंसी बढ़ जाती है। लाइन वोल्टेज को बढ़ाने से इफिशियंसी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, हाई सप्लाई वोल्टेज आल्सो इंचेज द सिस्टम स्टेबिलिटी। कह रहा है कि जब सिस्टम वोल्टेज हाई होता है, हमारा जो सिस्टम वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है वो हाई होता है। तो दोस्तों जब वोल्टेज हाई होगा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज हाई होगा तो सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉसेज कम हो जाएगा और इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो हमारा क्या होगा, पावर सिस्टम स्टेबल हो जाएगा जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों हम जानते हैं कि आप जो हमारा पावर सिस्टम में वोल्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, जो वोल्टेज होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, पावर पे। अब पावर पे डिपेंड करता है क्योंकि P बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, P बराबर VI cos फाई होता है, हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं P बराबर VI cos फाई। एक बार और समझते हैं इसको, cos फाई। अब दोस्तों यहाँ पे हम P क्या कर दिए, जितना पावर हमें ट्रांसफ़र करना है हम क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। तो V क्या हो जाता है, I क्या हो जाता है, I हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V cos फाई हो गया। दोस्तों अब हमें करंट कम से कम रखना है, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर का बढ़ जाएगा। तो हमें करंट कम रखना है तो V को क्या रखेंगे, हम हाई रखेंगे, cos फाई को क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। तो दोस्तों जब करंट cos फाई कोई वो नहीं है, जब हम करंट को कम करेंगे तो हमारा जो cos फाई है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन वोल्टेज को कम जैसे ही वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो करंट अपने आप कम हो जाएगी। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं जब P कांस्टेंट होगा, पावर कांस्टेंट होगा तब। तो दोस्तों यहाँ से हम कई सारी चीज़ें आराम से, जितने पॉइंट बताऊँ उसको आराम से समझ सकते हैं।
अब हमारा पहला पॉइंट चलते हैं कि जब वोल्टेज हाई होगा तो हमारा पावर लॉस P बराबर आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, और जब B अधिक होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी जिससे बढ़ जाएगी, सिस्टम की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इन चीज़ों को आसानी से आप समझ सकते हैं, रटने से ज़्यादा समझने पर रखिए। और दोस्तों जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में हमेशा लाइन वोल्टेज लिया जाता है, और जो हमारा इंसुलेटर लगते हैं वो फेज वोल्टेज पे लगते हैं। लाइन वोल्टेज हमारा हमेशा लिया जाता है और जो हमारा इंसुलेटर लगता है वो हमेशा फेज वोल्टेज पे लगता है। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ आगे भी डिस्कशन करेंगे, वोल्टेज लेवल क्या होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में।